आप सभी को नमस्कार। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि आज हम आपको कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं और आज कुछ आपको सिखाने आए हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम मैथ्स का एक टॉपिक उठाएं, मैथ्स का टॉपिक उठा के पढ़ाना हम शुरू कर दें आपको। पर हमें ये तो पहले पता होनी चाहिए कि आखिर मैथ्स पढ़ा कैसे जाता है। पहले हमें ये तो समझना होगा कि आखिर मैथ्स है क्या। हम जिस चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करते हैं उस चैप्टर्स के बारे में जानने से पहले ये तो समझना होगा कि वो चैप्टर्स जिस पृष्ठभूमि से आया है उस पृष्ठभूमि के पढ़ने का तरीका क्या है। ये जो गणित है, ये गणित को आखिर किसी स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होता है, किसी स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, किसी स्टूडेंट्स को पल्ले ही नहीं पड़ता, किसी स्टूडेंट्स को एवरेज मैथमेटिक्स आता है। तो आखिर ये बातें कहाँ तक, आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है, सवाल तो उठती है। तो आखिर जिस बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा है और जिस बच्चों का मैथमेटिक्स कमज़ोर है, तो दोनों में क्या अंतर है। आखिर उस बच्चा का मैथमेटिक्स अच्छा क्यों है, आखिर इस बच्चा का मैथमेटिक्स खराब क्यों है। कुछ तो फ़र्क होगा। कुछ लोगों का कहना है IQ। ये IQ क्या होता है, IQ क्या होता है। अगर IQ को हम डिफाइन करें तो IQ क्या है, IQ होता है इंटेलिजेंट क्वेटेंट। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वेटेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेटेंट। अगर ये IQ ये होता है, IQ इंटेलिजेंट क्वेटेंट होता है, तो इसको निकाला कैसे जाता है। हम इसको बड़ी डिटेल में समझाते हैं आपको IQ क्या होता है। IQ का एक फार्मूला होता है। अगर मैं IQ आपको निकालने का एक फार्मूला दूं तो एक फार्मूला होता है IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन बायोलॉजिकल एज इनटू 100। ये आपका एक IQ का एक फार्मूला होता है। अब इसको हम एक मैथमेटिकल स्टूडेंट की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर IQ रियल में क्या होता है। अगर मान लीजिए कि आपका एज मान लीजिए कि आप एक जनरली 24 ईयर्स के एक बच्चा हैं, या 24 ईयर्स या 20 ईयर्स के आप एक बच्चा हैं, 20 ईयर्स के एक स्टूडेंट है। ठीक है, आपको कुछ सवाल सॉल्व करने के लिए दिया गया, मान लीजिए कि आपको 40 सवाल सॉल्व करने के लिए दिया गया, 40 सवाल आपको दिया गया बनाने के लिए। ठीक है, सवाल आपको मैथ्स का दिया गया, ठीक है, या तो फिर मेंटल एबिलिटी का सवाल कुछ आपको दिया गया। ठीक है, जो भी मेंटल एबिलिटी का सवाल है वो आपको दिया गया। आप 20 या 24 साल के बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप 24 साल के बच्चे हैं, ठीक है, और आपको 40 सवाल सॉल्यूशन करने के लिए दिया गया। ठीक है, इसमें से आप 35 सवाल है जो करेक्ट कर दिए, 35 सवाल क्या कर दिए आप, करेक्ट कर दिए। अगर आप 35 सवाल करेक्ट कर दिए, 35 सवाल करेक्ट कर दिए, तो अगर आपको कैलकुलेट किया जाए कि आपका IQ लेवल कितना है, आपका IQ लेवल क्या है, तो मान लेते हैं आप 35 सवाल करेक्ट कर दिए तो आपका मेंटल एज मान लेते हैं कि आपका मेंटल एज है आपका 30। मेंटल एज कितना है, 30 हुआ। अगर मेंटल एज आपको हम 30 मान के चलें तो IQ अगर आपको निकालने की कोशिश करें तो मेंटल एज अपॉन बायोलॉजिकल एज, आप कितना साल के बायोलॉजिकल एज के अनुसार है, 24 ना मान के अगर आप 20 ईयर्स मान लें एक सेकंड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 20 गुने 100 बचे कितना हो गया, 15 150। आपका IQ लेवल कितना निकल के आया, 150। लेकिन यदि इसी बच्चा को 20 साल के बच्चा ना सोल्यूशन करके इन्हीं सेम सवाल को यदि 25 ईयर्स का एक बच्चा सॉल्व करे, 25 साल का बच्चा सॉल्व करे, इन सेम 40 सवाल के 40 सवाल को सेम 35 बच्चा 40 सवाल को सेम 35 सवाल ही करेक्ट कर पाए यदि ये 20-25 साल का बच्चा, तो उसका अगर हम IQ निकालने की कोशिश करें तो उसका IQ कितना होगा। उसको IQ निकालने के लिए मैंने इसका मेंटल एज 30 इसका भी माना। ठीक है, अगर इसका मेंटल एज 30 है और ये बायोलॉजिकल एज 25 है इंटू 100 चढ़ती है 120। कहानी आपको समझ में आ रही होगी कि यदि ये बच्चा छोटा है तो इसका IQ लेवल चला गया 150। यदि इस बच्चा का एज थोड़ा सा बढ़ा गया तो इसका IQ लेवल घट के कितना हो गया, 120। ये दोनों अलग अलग बच्चा है। ठीक है, ये 20 साल का है, ये 25 साल का है। तो आपको एक छोटा सा बात समझ में आया कि आखिर ये 20 साल में ये बच्चा का IQ लेवल 150 है और ये 25 साल के बच्चा अगर इसी सेम सवाल को इतना ही रेशियो से सही करता है तो इसका IQ लेवल कम गया, इसका IQ लेवल कम गया।
तो क्या IQ लेवल का मैथमेटिक्स से रिलेशन हो गया? IQ लेवल का मैथमेटिक्स से रिलेशन हो गया? कहोगे हाँ। तो अब सवाल उठती है कि हम अपने IQ लेवल को कैसे बढ़ाएं, आखिर हम अपने मैथमेटिक्स के साथ क्या करें, क्या ईमानदारी बरतें अपने गणित के साथ कि हमारा जो मैथमेटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो जाए। अब कहानी को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अगर आपको बनना है मैथ्स का विजार्ड, ठीक है, अब कहानी को सुनिएगा गौर से, ठीक है, गौर से सुनिएगा, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं आपको मैथ्स के स्ट्रेटजी के बारे में बताऊं कि मैथ्स क्या है, ठीक है, मैथ्स क्या है, अगर मैं आपको मैथ्स के स्ट्रेटजी के बताऊं तो मैथ्स का विजार्ड बनने का केवल एक ही तरीका है। मैथ्स का अगर आप विजार्ड बनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है आपका प्रैक्टिस। वो तरीका है आपका प्रैक्टिस, और वो तरीका आपको प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के बल पे ही आप गणित को अपने बस में कर सकते हैं। अब हमारी बात होती है कि प्रैक्टिस, तो किस हिसाब से प्रैक्टिस और कैसे पढ़ें, ठीक है। तो हम आपको एक एक चर्चा पे पहले लेके आते हैं। सबसे पहला बात, क्या प्रैक्टिस के लिए या गणित सीखने के लिए हम कोचिंग ज्वाइन कर लें? ठीक है, हम आपको कोचिंग में एक ऐसा कोई सर, जैसे मान लो आपको हम रामानुजम के पास भेज दिए, रामानुजम सर के पास भेज दिए, या आपको आनंद सर के पास भेज दिए, या आपको किसी भी महान गणितज्ञ के पास भेज दिए जो नंबर 1 टीचर है, हटाइए नंबर 1 टीचर, आप इनके पास चले गए हैं, क्या आप मैथमेटिक्स सीख जाएंगे? क्या आप मैथमेटिक्स सीख जाएंगे? आप यहाँ से केवल मैथमेटिक्स का बेस सीख सकते हैं। हाँ, आपको 30 से 40% है जो आप सीख जाएंगे। 30 से 40% आपको मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगा, आपको बेस समझ में आ जाएगा कि ये सवाल आखिर बनता कैसे है। आखिर आपको क्या होता है कि आप जनरली जब क्लासरूम में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि वो इस टाइप का मेरे सामने सवाल आता है, इस टाइप का सवाल हमारे सामने देखने को मिलता है, ऐसा तरीका से इसको बनाया जाता है, ये बात आपके दिमाग में आ जाती है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलने वाला है। चाहे आप किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाएं, आप किसी भी नंबर 1 टीचर से मिल लें, वो आपको गणित नहीं सिखा सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि गणित कैसे सीखा जाता है। और आपको यदि गणित का विजार्ड बनना है, मैथमेटिक्स का अगर आपको विजार्ड बनना है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब प्रैक्टिस में भी किस लेवल का प्रैक्टिस, आइए एक एक करके बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले अगर मान लें कि सबसे पहले इसके बाद दूसरी बात आती है कि अगर आप किसी भी क्लास में हो, डजंट मैटर, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, डजंट मैटर, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है बुक्स, हमें कौन सा बुक्स प्रीफर करना चाहिए, ठीक, हमें कौन सा बुक्स प्रीफर करना चाहिए। मैं बोलता हूं कि आप बुक्स को छोड़िए, आप सबसे पहले एक काम कर लीजिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक ना, हम किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम को लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई सा एग्जाम हो, ठीक है, आपको क्या करना है कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर को ले लीजिए, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को ले लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, आप लास्ट 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर आपको लेना है, लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर को ले लीजिए और उस प्रीवियस ईयर को आप बना लीजिए, आप प्रीवियस ईयर को बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको दोबारा से इसी प्रीवियस ईयर पेपर को बनाना है, लेकिन बनाने का तरीका आपको अलग होना चाहिए। पहले आपको आराम से प्रीवियस पेपर बनाना है। उस सेकंड बार में जो आपको बनाना है टाइमर लगा के, आपको क्या करना है, टाइमर लगा लेना है, और टाइमर लगा के क्या करना है, आपको बनाने की कोशिश करना है। क्या टाइमर लगा के आपको सारे के सारे सवाल बनाने की कोशिश करना है। अब टाइमर लगा के अगर आप सारे के सारे सवाल बनाते हैं तो आप देखिएगा कि जिस सवाल को आप 60 मिनट में सॉल्यूशन कर रहे हैं, उस सवाल को आप धीरे धीरे रिड्यूस करके 50 मिनट में आप लेके आ गए हैं, ठीक है। टाइमर लगाने के बाद अगर मान लीजिए कि आपने पहले बिना टाइमर के बनाया, इसके बाद टाइमर लगाया, अब अगला बार क्या करेंगे, एक बार और आपको बनाना है। अब अगला बार जो टाइमर लगाना है वो 50 मिनट का ना लगा के 30 मिनट में लगाना है, ठीक है। तो देखिएगा कि आप 30 मिनट में भी सवाल को बना पा रहे हैं, क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत ही मिनिमम समय में आप सारे के सारे सवाल को सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मेरी बात को एकदम गौर से सुनिएगा, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि आखिर हम बुक्स की पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। आप मान लीजिए कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लिए, आप एक रेफरेंस बुक उठा लिए। अब इस रेफरेंस बुक्स में से मान लीजिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको पहले एक्सरसाइज, मान लीजिए कि हम एक एक करके बात करते हैं। मान लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री उठा लिए।
अब इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है आपको, इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है कि सबसे पहले आपको सारे के जितने भी टाइप्स के सवाल हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, सारे टाइप्स के सवाल आपको क्या करने हैं, आराम आराम से बना लेने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सारे एक्सरसाइज को वापस आने हैं सेकंड फेज में, सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेज में आना है और उसके बाद आपको फिर से उसी सवाल को टाइमर से बनाना है, टाइमर लगा के बनाना है। थर्ड स्टेज में फिर से आना है, टाइमर जितना आप मान लीजिए कि 50 मिनट्स का टाइमर लगाए थे, आप मान लीजिए 80 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट्स लगाए थे। इसके बाद है जो आपको क्या करना है कि 80 क्वेश्चन सेम लेना है, टाइमर घटा के कितना मिनट कर देना है, 40 मिनट कर देना है। आपको एक बार फिर से ऐसे करके बनाना है। आप देखिएगा कि आप धीरे धीरे क्या कीजिएगा, आप धीरे धीरे क्या कीजिएगा कि आप धीरे धीरे देखिएगा कि आप चीज़ों को बड़ा ही डिटेल ढंग से आराम आराम से चीज़ों को समझ कर बनाना शुरू कर दे रहे हैं। और इससे आपको क्या हो रहा है कि आप अपने स्पीड को भी मेंटेनेंस में रख रहे हैं। अब टाइमर लगा के बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे हमारी जो एक्यूरेसी लेवल है, एक्यूरेसी लेवल तो पहला बढ़ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे सवाल 10 सवाल में से 5 सवाल बना रहे थे, यहाँ 10 सवाल में से आप क्या करेंगे कि 7 सवाल बनाएंगे, यहाँ पे आएंगे 10 सवाल में 9 सवाल बनाएंगे। धीरे धीरे आपका एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ जाएगा। धीरे धीरे आपका है जो ये सारी की सारी सिस्टम जितने ढंग से आप पढ़ाई कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ आपके दिमाग में रचते बसते चली जाएगी। अब मेरी बात को एकदम गौर सुनिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप है जो इसको बना रहे हैं, इस दूसरा चैप्टर मान लीजिए, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ना बना के आप बना रहे हैं ज्योमेट्री। क्या बना रहे हैं? ज्योमेट्री बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप ज्योमेट्री बना रहे हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ठीक है, ज्योमेट्री में क्या किए कि मान लीजिए कि आप सबसे पहले ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, आप ट्रायंगल निकाल लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल निकालनी है, आप ट्रायंगल निकाल लें। ठीक है, अब ट्रायंगल में आप क्या करेंगे, सबसे पहला आपका जो काम रहेगा, सबसे पहले पूरे के पूरे थ्योरी को पढ़ लें। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद अपना एक सेल्फ नोट्स बनाएं। ये जरूरी है, ये जरूरी है, सेल्फ नोट्स जरूरी है। ये सेल्फ नोट्स क्या होता है, सेल्फ नोट्स क्या होता है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद क्या करते हैं कि आप इसको पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस सेल्फ नोट्स में क्या करेंगे, आप थ्योरम 1 करके आप इस थ्योरम को लिख लेंगे। ठीक है, थ्योरम 1 करके लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, इसका साइड है ए है, बी है, यहाँ पर एंगल थीटा है। ठीक है, तो आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप लगा दिए क्या, एक फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा अपॉन 2, ए बी साइन थीटा अपॉन 2। अब ये एरिया का इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। ठीक है, एरिया का इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। ठीक है, तो आपने क्या किया कि हैच टैग लगा के 1 लगा के क्या किया कि आपने नोटबुक में आपने इसको लिख लिया। अगर आप इसको नोटबुक में लिख लेंगे तो अब जब ट्रायंगल आप बनाने जाएंगे तो आपको इस सारी की सारी थ्योरी पढ़ने की नहीं जरूरत है, क्योंकि मैक्सिमम थ्योरी आपको दिमाग में रहेगी। आपको वो थ्योरी पढ़ने की जरूरत है जिस थ्योरी को आप अपने नोटबुक में लिखे थे, क्योंकि ये थ्योरी है जो आपको वो थ्योरी में गिनती में आएगा। क्योंकि ये थ्योरी आपको क्या करेगा, बार बार आप थ्योरी को भूल जाएंगे। अभी जो थ्योरी को आप बार बार जो भूल रहे हैं थ्योरी को, उस थ्योरी को आपको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कुछ नोट्स कॉपी के निकालें, आप वहां से उसको बना लिए। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। ठीक है, आप ट्रायंगल निकालें, ट्रायंगल का सारा प्रॉपर्टीज आप पढ़ लिए। अब एक्सरसाइज बनाने की बात हुई, एक्सरसाइज में आप ट्रायंगल का सारा सवाल बना लिए। ठीक है, उसके बाद टाइमर लगा के सारे के सवाल बना लिए, उसके बाद भी टाइमर लगा के सारे के सवाल बना लिए। तो आप टाइमर जब लगाइएगा तो आप एक चीज में फंसिएगा, और उस चीज को हम लोग जानते हैं किस नाम से, कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन के लिए आपको एक छोटा सा लॉजिक है, छोटा सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, मिनिमम 1 से लेकर 25 तक आपको स्क्वायर याद कर लेना है। 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद कर लेना है। सेकंड नंबर, आपको 1 से ऑलमोस्ट 20 तक क्यूब याद कर लेना है। 1 से 20 तक आपको क्या याद कर लेना है, क्यूब याद कर लेना है। और मान के चलिए कि आपको 1 से 20 तक आपको टेबल भी याद हो जाना चाहिए। 20 ना करके 21 तक करें तो ज़्यादा बेटर है, और 21 या 22 तक कर लो तो ज़्यादा सबसे अच्छा हो जाएगा। 1 से लेकर 22 तक आपको टेबल पूरा याद हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जिन जिन सवालों में फंस रहे हैं, वो फंसने का काम अगर आपको टाइमर लगा के सॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर आपको सवाल बनाने में देर हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह हो सकती है, और वो वजह है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के लिए दूसरा क्या उपाय है, ठीक ना, आप रैंडमली क्या करें कि आप कोई भी चीज़ों को आप कैलकुलेशन दिमाग में करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं कि 25 है, मान लो कि 55 है। ठीक है, ये मान लो कि 56 है। ठीक है, आपको 23 से गुना करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि हम इसको अपने अलग अंदाज में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 56 में पहले 20 से गुना कर दिए तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11। ठीक है,
इतना हो गया, और लास्ट में 0 बैठा दिया, 20 से गुना करेंगे। और 56 में 3 से भी गुना करना है, तो हमारे दिमाग में वो 4 18 और 5 15 1 16, और सबको जोड़ना भी है, तो आप कर लें 8 6 2 8 1 1 2 1288। ठीक है, ये हो गया आपका एक तरीका। आप चाहें तो आप बहुत सारा आपको तरीका पता है मल्टीप्लिकेशन का, 4 18 और 5 15 6 दूनी 12 15 12 कितना हो गया 27 27 और 1 28 के 8 हाथ में 2 और 5 10 11 1228 यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब आपके पास बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, या तो फिर आप कहें कि 56 दूनी 1220 1120 और 56 दूनी 1120 और 56 3 168 जोड़ दी गानी का। आपके पास बहुत सारा तरीका, आप जो भी तरीका अपना रहे हैं अपना अपना, बहुत सारा लोगों का बहुत सारा तरीका होता है। आप अपना तरीका भी डेवलप करें, आप अपने उन्हीं के तरीका को आप सीख सकते हैं, कुछ भी करें। ठीक है, आप रैंडमली कैलकुलेशन के लिए 4 मिनट 5 मिनट क्यूब करें, अपने मन से कितना का स्क्वायर कर ले, अपने मन से जो भी करना है कैलकुलेशन करते रहें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके सवाल भी जल्दी बनेंगे। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इन सारी की सारी बातों को कैसे हम याद रखें। ठीक है, अब मेरी बात को गौर सुनिएगा। ठीक है, हम आपको ये जो इतना ही देर तक जो बकवास किए गई है बातें, ठीक है, इन बातों का मतलब क्या है ना, उस बातों के मतलब को समझते हैं। ठीक है, और ये बातें वो बातें होती है, ठीक ना, जिन बातें से डायरेक्ट संबंध आपके मैथमेटिक्स से होता है। ठीक है, हम आपके सामने 4 चैप्टर लिख रहे हैं। ठीक है, आप मान लें कि ज्योमेट्री पढ़ें, इसके बाद आप मानो कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, इसके बाद मान लीजिए आप मेंसुरेशन पढ़ें, इसके बाद मान लीजिए कि आप मेंसुरेशन के बाद कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें, और मान लीजिए 4 टॉपिक पढ़ें। ठीक है, एक टॉपिक आप लिख देते हैं आपके लिए, मान लीजिए इसके बाद आपने सर्कल पढ़ लिया। ठीक है, सर्कल ना बोलें, इसके आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आप मान लीजिए कि 5 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, कवर करना है। सबसे पहले आप ज्योमेट्री से शुरुआत किए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि सबसे पहला फेज इसका पास करना है, स्टेज, मतलब कि आपको क्या करना है कि पूरा बुक्स पहले सॉल्व करना है, बुक सॉल्व करना है। ठीक है, बुक्स अगर सॉल्व करना है, ठीक है, आपके पास जो भी सवाल है वो सॉल्व करना है। सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेज में आपको टाइमर लगाना है, टाइमर लगाना है, टाइमर लगा के सॉल्व को सॉल्व करना है सवाल को। थर्ड स्टेज में भी टाइमर लगाना है, टाइमर लगा के क्या करना है, इससे थोड़ा सा कम टाइमिंग, ये यानी कि 60 मिनट ले रहे थे आप यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको 50 मिनट में ही टाइमर लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा समय को रिड्यूस करते जाना है। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ते समय क्या करना है, इसको बनाते समय करना है, सबसे पहले आप क्या करें कि एक नोट्स कॉपी बनाएं। ठीक ना, इसमें आप इंपॉर्टेंट सवाल को टिक आउट करते जाएं, जो सवाल आपको टफ सवाल है, जितने भी टफ सवाल है, टफ क्वेश्चन हैं, आप टफ क्वेश्चन को क्या करें, अब टफ क्वेश्चन को क्या करें, लिख लें, टफ क्वेश्चन को लिख लें, या तो फिर मार्क आउट कर लें या टिक आउट कर लें, जो भी करना है आप कर लें। ठीक है, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लगे तो ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो जो भी टफ सवाल है ना, उस टफ सवाल में मान लीजिए कि आपके सामने टफ सवाल की संख्या है 10 टफ सवाल है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले ये 10 सवाल को फिर से सॉल्यूशन करना है, आपको 10 सवाल को फिर से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू किए। ट्रिग्नोमेट्री का फिर यही स्टेज रहेगा, पहले बुक सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद टाइमर लगाएंगे, उसके बाद टाइमर लगा के बनाएंगे। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको मेंसुरेशन नहीं पढ़ना, अब इस ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको वापस से पढ़ना है ज्योमेट्री, वापस से ज्योमेट्री पढ़ना है। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री में 2 चीजें पढ़ती हैं। आप ज्योमेट्री पढ़ते समय आप पहले बताए थे कि आप एक सेल्फ नोट्स बनाना है, आप इसको सेल्फ नोट्स को पढ़ना है, और दूसरा है आपको टफ सवाल को बनाना है, टफ सवाल को बनाना है, बाकी आपको सवाल को नहीं बनाना है। ठीक है, अब जैसे मेंसुरेशन पढ़ने से पहले ये करेंगे तो आपका ज्योमेट्री का रिकैपिचुलेशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद है जो आपको मेंसुरेशन पढ़ना है। मेंसुरेशन आपको 3 स्टेज में फिर से पढ़ना है। मेंसुरेशंस पढ़ने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ना है। मेंसुरेशंस पढ़ने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो टफ सवाल जो आपने टिक आउट किया था, जितना भी टफ सवाल जो आपने टिक आउट किया था, वो सारे के सारे टफ सवाल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और टफ सवाल सारे के सारे टिक आउट किए थे, वो सारे के सारे टफ सवाल पढ़ने हैं। और जो अपना सेल्फ नोट्स बनाया था, सेल्फ नोट्स जो आपने बनाया था, उस सारे के सारे सेल्फ नोट्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ना, अब वापस से फिर से चला जाना है कहाँ, ज्योमेट्री के टफ सवाल पे। ठीक है, ज्योमेट्री के टफ सवाल पे वापस चला जाना है। अब ज्योमेट्री के टफ सवाल पे वापस जाएंगे तो आप मेंसुरेशन पढ़ने से पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन कर लिए, एक बार ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले एक बार ज्योमेट्री रिवीजन कर लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले एक बार मेंसुरेशन रिवीजन कर लिए, एक बार ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन कर लिए, एक बार ज्योमेट्री रिवीजन कर लिए। आप गौर कर रहे हैं, आप गौर कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन मतलब पता है आप क्या कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के बल पे ही आपके सारे के सारे टाइप्स के सवाल आपके दिमाग में रचते बसते हैं। और जिस दिन आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपका मैथमेटिक्स कभी स्ट्रांग नहीं होगा। आप अगर
एक तरह के सवाल को आप 10 बार से बना लेते हैं, 15 बार से सवाल को बना लेते हैं, आपके दिमाग से वो चीज़ें नहीं निकलती है। ठीक है, अगर एक बार सारे के सारे कोर्सोज को, सारे जितने भी कोर्स हैं आपके, जितने भी सिलेबस में कोर्स हैं, अगर आप सारे के सारे इसी ढंग से पढ़ते चले जाते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में कंप्लीट बैठ जाती है। हाँ, आपको एक बात और बताएं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मिनिमम 6 से 8 मंथ में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 6 से 8 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब 6 से 8 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो 4 मंथ्स आपको लिए बचता है, ठीक है, ये 4 मंथ में आपको ये 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना चाहिए। आपको 2 से 3 टाइम्स रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, इस बल पे है जो आप एक साल में किसी भी मैथमेटिक्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है 1 साल ही होती है। अगर आप चाहिएगा कि 1 साल से कम समय में हम अपने सारे के सारे चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप हमारी इन छोटी सी बातों को, ठीक है, आप हमारी इन छोटी सी बातों को दिल से लगाएं। ठीक है, आप इन्हीं अनुसार मेहनत करें, इन्हीं अनुसार पढ़ाई करें। ठीक है, जैसे अभी आप जान रहे हैं कि कोविड-19 के कारण सारे के सारे स्कूल्स, कोचिंग सारे के सारे बंद है। ठीक है, तो आपको ये जितने भी ये फॉर्मेलिटी है, सारी के सारी सिचुएशन, सारे के सारे सब कुछ आपको है ही निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप बढ़िया से समझ पाए होंगे सारी की सारी कथाओं को। ठीक है, हम मिलते हैं अगले टॉपिक में कुछ अगले सवाल के साथ।